खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में। इसमें हम एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार जो है एक प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की, उसको हल करेंगे। और वो कानून जो है वो ये है कि एक इंस्क्राइब्ड एंगल, जिसको उर्दू में दरनवीसी ज़ाविया कहते हैं, किसी एक सर्कल या किसी एक दायरे के अंदर एक इंस्क्राइब्ड एंगल जो है या दरनवीसी ज़ाविया जो एक ऐसा एंगल है कि जिसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स को उर्दू में रास कहते हैं, वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर या मुहित के ऊपर होता है। और दो कॉर्ड्स जो हैं या दो जो हैं वो आप वेतर कह लें उर्दू के अंदर, वो उससे निकल के और इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, जिसे उर्दू में मुहित कहते हैं, उसको दो जगह पर जो है वो काटता है। तो ये जो सर्कल का वो हिस्सा है कि जो इस एंगल के अंदर है, इसको हम जो है वो आर्क या कॉस कहते हैं। इंग्लिश में आप कहते हैं कि इसको ये सबटेंड करता है इस सर्कल को इस जगह के ऊपर। तो ये जो है, ये जो हम सर्कमफ्रेंस या मुहित के ऊपर ये जो साइड है जो इस एंगल के दरमियान है, जिसको हम यहाँ पर ये देखें, हम इसको शेड कर देते हैं किसी एक कलर से, ये वाली जो है साइड। ठीक है, तो ये हो गया वो आर्क है कि जिसको उर्दू में जो है वो कौस कहा जाता है। और ये एंगल जो है ये इस आर्क को या इस कौस को सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम इंग्लिश की एक टर्म है, उर्दू का हमें नहीं मालूम कि इसको क्या कहते हैं। तो ये है वो आर्क के जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, या ये समझ लें कि इस एंगल जो है वो इस आर्क को जो है वो अपने अंदर लिए हुए है। तो जो कानून है ज्योमेट्री का वो ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसा इंस्क्राइब्ड एंगल हो जिसको हमने यहाँ साई से रिप्रेजेंट किया है, तो ये एंगल जो है ये आधा होगा सेंट्रल एंगल के। और सेंट्रल एंगल जिसे उर्दू में अंदरूनी ज़ाविया कहते हैं, वो ये हम बना रहे हैं यहाँ पर, जो उसी आर्क को कि जो यहाँ हमने बनाई है उसको सबटेंड करता है। तो ये हो गया थीटा। यानी कहने का मकसद ये कि अगर हम एक और एंगल बनाएं कि जिसका वर्टेक्स या जिसका रास जो है वो मरकज़ के ऊपर हो, इस दायरे के इस सेंटर के ऊपर हो, इस सर्कल के, और वो इतना ही खुला हुआ हो कि इस आर्क को जो है उसने अपने अंदर लिया हुआ हो, बिल्कुल उन्हीं जगहों पे टच कर रहा हो सर्कमफ्रेंस को कि जहाँ पर पहले वाला इंस्क्राइब्ड एंगल कर रहा था। तो ये एंगल जो है ये दुगना होगा हमारे साई का। यानी अगर साई 25 है तो थीटा 50 होगा। या फर्ज करें कि अगर हमें कोई ये बताए कि थीटा जो है वो 80 डिग्रीज़ है, तो हम साई को फ़ौरन ये बता सकते हैं कि 40 डिग्रीज़ हो। तो चलें अब इसको जो है देखते हैं कि कैसे मसलन ये क्या वाक़ई ऐसा होता है, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो है वो कुछ मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो हम देखेंगे कि जिसमें हम एक इंस्क्राइब्ड एंगल जो है, अब हम इंग्लिशी की टर्म्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो एक इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो किस किस तरह से जो है वो एक सर्कल के अंदर या एक दायरे के अंदर बनाया जा सकता है। तो एक जो केस है, एक तरीका, जो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है, वो ये कि उसका एक जो साइड है उसकी वो डायमीटर हो, और दूसरी साइड जो है वो कोई और जो है वो लाइन हो कि जो जिससे ये एंगल जो है ये बन रहा हो। तो ये हमारा एक पहला केस है जिसमें इस एंगल की एक साइड जो है वो डायमीटर है, जो सेंटर से गुजर रही, इसकी आधा जो है वो रेडियस के बराबर होता है। और ये हम जो है एक सेंट्रल एंगल बना लेते हैं कि जो इस सर्कल के सेंटर से है और वो सबटेंड कर रहा है उसी आर्क को कि जो हमारा पहले वाला साई एंगल सबटेंड कर रहा था। और हमें उम्मीद है कि अब आपको ये सबटेंड वाली जो टर्म है ये कम से कम समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है। यानी वही उसी जगह पे आर्क को टच कर रहा है कि जिस जगह के ऊपर हमारा साई एंगल टच कर रहा था। क्योंकि हम ये जो सेंट्रल एंगल बना रहे हैं ये सेंटर से बनाते हैं, तो इसकी जो दोनों साइड्स होंगी वो दोनों आर के बराबर होंगी, तो ये ऊपर वाला भी आर हो गया। अब आप देखें कि अगर ये दोनों साइड्स जो हैं वो आर हैं, तो ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया, जिसे उर्दू में मसावियुस साक़ैन मुसल्लस कहते हैं। और हमें पता है कि आइसोसेलिस ट्राइंगल के अंदर क्योंकि दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होते हैं। तो अगर एक जो है वो साई है तो दूसरा भी साई हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब आर और आर देखा कि दो साइड्स जो हैं वो रेडियस दोनों बराबर हैं, तो हमें ये पता चल गया कि जो ऊपर वाला एंगल है वो भी साई होगा। ठीक है, तो अब ये वो हम शेड कर रहे हैं उस आर्क को कि जो ये दोनों एंगल्स जो हैं इसको सबटेंड कर रहे हैं। तो ये हो गया थीटा, ये हमारा सेंट्रल एंगल है, मरकज़ी ज़ाविया जिसे उर्दू में कहते हैं। अब ये जो दूसरा एंगल है थीटा से ये वाला जो अभी हमने बनाया है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, मतलब इसकी क्या वैल्यू होगी, तो हमें पता है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इसलिए ये 180 माइनस थीटा के बराबर होगा।
ठीक है ना। और यही जो है यही की है हमारे इस केस को ये साबित करने के लिए कि साई जो है वो हाफ ऑफ थीटा होगा। अब हमें एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है जिसके दो एंगल साई हैं, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आर और आर दो साइड्स बराबर हैं, इसलिए ऊपर वाला हमें पता चल गया कि साई है। तीसरा एंगल जो है जो सेंटर के ऊपर है जिसकी वर्टेक्स है वो 180 माइनस थीटा है, इनका सम जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए। तो साई प्लस 180 माइनस थीटा, ये तीन एंगल्स हो गए एक इस ट्राइंगल के, इनका सम जो है इनका जमा अगर हम इनको करें तो हमें मिलेगा 180 डिग्रीज। तो 180 और 180 जो है ये कैंसिल हो गए और हमें ये पता चल गया कि 2 टाइम्स साई जो है वो थीटा के बराबर है, या 2 थीटा माइनस साई और फिर साई को ऐड कर देंगे हम दोनों तरफ, तो हमें 2 साई मिल जाएगा थीटा के बराबर, और साई जो है वो बराबर हो गया हाफ ऑफ 2 थीटा, हाफ ऑफ थीटा। ठीक है, और यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे। लेकिन ये जो प्रूफ है ये सिर्फ एक स्पेशल केस के लिए, एक ख़ास केस के लिए, जहाँ पर हमारा साई जो है वो एक ऐसा इंस्क्राइब्ड एंगल है कि जिसकी एक साइड जो है वो डायमीटर है और दूसरी साइड कोई और जो है वो रे या कोई और लाइन है कि जो इस सर्कल को किसी और जगह के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, उसके सर्कमफ्रेंस को या उसके मुहित को। तो ये एक स्पेशल केस है। ठीक है ना, स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि इसमें जो एंगल है साई उसकी एक साइड डायमीटर है। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि जिसमें हम एक ऐसा इंस्क्राइब्ड एंगल बनाएं कि जिसमें एक साइड जो है, बल्कि दोनों में से कोई भी साइड जो है वो डायमीटर ना हो। ठीक है, तो डायमीटर जिसको उर्दू में कुतर कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें जो है वो कोई ऐसा इंस्क्राइब्ड एंगल दिया गया हो कि जो यही वाला केस हो, तो हमें पता है कि वो जो है हाफ होगा सेंट्रल एंगल के। चलें अब हम एक और केस देखते हैं जिसमें हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो इस तरह से बना हुआ है कि जहाँ पर एक जो है उसकी साइड वो हमने ये ड्रॉ की और दूसरी साइड जो है वो ये रही कि जो दोनों में से कोई जो है वो डायमीटर नहीं है, दोनों में से कोई जो है वो सेंटर पे से नहीं गुजर रही, और ये हमारा जो है इंस्क्राइब्ड एंगल साई हो गया। अच्छा, अब हमें मालूम ये करना है कि ये जो साई है इंस्क्राइब्ड एंगल, इसका क्या ताल्लुक़ है सेंट्रल एंगल से, और ये हम सेंट्रल एंगल जो है वो बना रहे हैं। सेंट्रल एंगल जो है उसका वर्टेक्स जो है वो सेंटर पे होगा इस सर्कल के, और ये वही आर्क को सबटेंड करेगा, उन्हीं जगहों पे टच करेगा जहाँ पर हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो टच कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि साई और थीटा के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। हम क्या करते हैं कि हम एक जो है वर्टेक्स से एक डायमीटर जो है, एक लाइन जो है एक ऐसी ड्रॉ करते हैं कि जो इस सर्कल का डायमीटर है सेंटर से गुजरती, और ये हमारे इस साई को दो एंगल्स में तोड़ रही है, एक साई 1 है और एक साई 2 है। और इसी तरह से ये हमारे थीटा को भी दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, एक थीटा 1 है और दूसरा जो है वो थीटा 2 है। अब आपको फ़ौरन सामने नज़र आ रहा है कि एक स्पेशल केस जो हमने पहले हल किया था, ये जो सिचुएशन हमने यहाँ पे बनाई है वो वही दो स्पेशल केसेस जो हैं, यानी ये दो जो हैं वो उसी के यानी दो मिसालें हैं, यानी उस स्पेशल केस ही की तरह से। यानी साई 1 और थीटा 1 के अंदर रिलेशनशिप जो है वो अभी हमने निकाला है, वो साई 1 जो है वो हाफ थीटा 1 के बराबर, साई 2 भी हम मालूम कर सकते हैं कि ये 1/2 ऑफ थीटा 2 के बराबर है, या आधा है थीटा 2 के बराबर, क्योंकि साई 1 और साई 2 जो है वो वैसे इंस्क्राइब्ड एंगल्स हैं कि जिनकी एक साइड जो है वो डायमीटर है इस सर्कल का, जो अभी हमने देखा कि उस केस के अंदर जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो आधा हो जाता है सेंट्रल एंगल का। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, साई 1 प्लस साई 2 जो है वो हमारा साई के बराबर है, जो असली जो हमारा जहाँ से हमने शुरू किया था इंस्क्राइब्ड एंगल उसके बराबर है, और ये दोनों बराबर हैं हाफ थीटा 1 प्लस हाफ थीटा 2 के। तो ये हो गया साई जो है वो हाफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, और हमें पता है कि थीटा 1 और थीटा 2 जो है अगर इनको हम जमा करें तो ये हमारा थीटा के बराबर है, कि जो हमारा सेंट्रल एंगल है जो हम साबित करना चाह रहे थे कि उसका आधा जो है वो साई के बराबर है। और यहाँ हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि हमारा जो साई था एक एंगल था, एक ऐसा इंस्क्राइब्ड एंगल था कि जिसकी दो साइड्स जो हैं वो इस सर्कल के अंदर किसी भी जगह हैं, डायमीटर के ऊपर से नहीं गुजर रही। लेकिन ये भी एक स्पेशल केस है, एक केस और बाकी रह गया है, उसको और अगर प्रूफ कर लें तो हम फिर ये कह सकते हैं कि हर इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो आधा होता है सेंट्रल एंगल के। और ये तीसरा केस आप सोच रहे होंगे कि वो किस तरह से बना सकते हैं हम ऐसे इंस्क्राइब्ड एंगल को कि जो अभी तक हमने नहीं देखा। तो ये देखें, ये एक साइड हो गई एंगल की और ये दूसरी साइड हो गई, या दूसरी कॉर्ड जिसे कहते हैं वित्र,
ये दूसरी हो गई। और अब आप देखें कि इसमें जो है ये इन दोनों साइड में से कोई भी साइड जो है वो डायमीटर भी नहीं है, और ना जो है वो साइड इस तरह की हैं कि बीच में इस सर्कल का जो जो सेंटर है वो, ठीक है। तो ये तीसरा पॉसिबल एक केस है। अब इसमें ये हो गया हमारा वो आर्क, वो सर्कल की जो है सर्कमफ्रेंस की वो आर्क के जो ये सबटेंड कर रहा है। अब हम जो है वो सेंट्रल एंगल बना लेते हैं जो इसी आर्क को सबटेंड कर रहा है। तो ये बन गया सेंट्रल एंगल और ये हो गया θ1, ठीक है। तो ψ1 और θ1 जो है इनके दरमियान रिलेशनशिप अब हमें निकालनी है कि वो क्या है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो है वो फिर अपना वही तरकीब जो है वहाँ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि एक ऐसा जो है डायमीटर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं इस वर्टेक्स से, जहाँ पे हमारा ये इंस्क्राइब्ड एंगल की वर्टेक्स है कि जो इस सर्कल के सेंटर से गुजर रही, ठीक है। तो ये हमने डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो एक नया एंगल बना है इस डायमीटर की वजह से, और जो साइड हमारी थी पुराने इंस्क्राइब्ड एंगल की, इसको हम ψ2 कह लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा हमें ψ1 और θ1 के दरमियान रिलेशनशिप निकालनी है। और अगर हम इस जो लाइन अभी हमने डायमीटर ड्रॉ किया है और जो पहला वाला इंस्क्राइब्ड एंगल था उसको देखें तो हमारे पास जो है ना, मसलन अब ये दो एंगल्स हैं, एक ψ1 है, ψ2 है। ψ2 जो है वो ये आर्क को सबटेंड कर रहा है जो अभी हमने शेड की, और ψ2 जो है वो हमें पता है कि ये 1/2 ऑफ θ2 के बराबर है, क्योंकि ये वो पहला वाला स्पेशल केस जो है उससे मैच करता है। ये बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि जो हमने पहले आपको दिखाई थी कि जिसमें एक इंस्क्राइब्ड एंगल की एक साइड जो है वो डायमीटर है। ये अगर θ2 जो है, ψ2 जो है उसको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ψ2 जो है ये θ2 का आधा होगा, ठीक है। तो ये हमें यानी हमने कुछ जो चीज़ पहले प्रूव की है बस उसी को इस्तेमाल किया यहाँ पर। अब देखें, अब इस बड़े वाले एंगल को, ये जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जो ψ1 + ψ2 के बराबर है, और ये देखें कि अगर ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता तो इसको पहले हम लिख लेते हैं ψ1 + ψ2, और ये जो है ये सबटेंड कर रहा है इस बड़ी आर्क को के जो हम आपको अभी ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, और इसका इस एंगल का एक साइड जो है वो भी डायमीटर है। तो इसलिए हमें पता है कि ψ1 + ψ2 जो है वो 1/2 होगा सेंट्रल एंगल का, क्योंकि हम ये चीज़ पहले प्रूव कर चुके हैं। ये एक स्पेशल केस की सूरत में हम आपको पहले दिखा चुके हैं। वो कौन सा है सेंट्रल एंगल, वो θ1 + θ2 के बराबर, ठीक है। तो θ1 + θ2 को अगर हम हाफ कर दें तो ψ1 + ψ2 के बराबर होगा। ये सब वो चीज़ें जो हमें पहले से मालूम है। अब हम जो है ψ2 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि ψ2 जो है 1/2 है θ2 का, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब हमारा जो है वो इक्वेशन ψ1 प्लस ये 1/2 θ2 ऊपर से आ गया जो ψ2 की वैल्यू, और सीधे हाथ के ऊपर जो है वो हमारे पास 1/2 θ1 प्लस 1/2 θ2 अलग अलग करके हम लिख लेते हैं θ2। अब दोनों तरफ से 1/2 θ2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, और ψ1 निकल आया 1/2 θ1, और यही हम आपको दिखाना चाह रहे थे, यही साबित करना चाह रहे थे। और हमारा जो है वो यहाँ पर प्रूफ कंप्लीट हो गया। जो हम बताना चाह रहे थे वो ये कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो आधा होता है सेंट्रल एंगल का, कि जो उसी आर्क को सबटेंड कर रहा है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल जिसको सबटेंड करता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक रिजल्ट है, लॉ है ज्योमेट्री में, और ये हम इस्तेमाल करेंगे कई जगह पे काम आएगा ये हमारे आइंदा लेक्चर्स के अंदर। जो है हम कुछ सवाल करेंगे जहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को यूज़ करेंगे कुछ सवालात को हल करने, ठीक है। बस याद रखें कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो 1/2 होता है सेंट्रल एंगल का, उस सूरत में कि जब ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एक ही आर्क को सबटेंड कर